गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास +1 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 4 इस्लाम का उदय व विस्तार इस विषय पर जो है पहले भी जो आपको समझाया जा चुका है लॉन्ग क्वेश्चन। अब जो है आपको 4-4 अंक वाले क्वेश्चन समझाए जाएंगे। सभी बच्चों ने जो है ध्यानपूर्वक सुनना है। अब्बासी काल के मुख्य परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए अथवा अब्बासी की क्रांति के महत्व पर प्रकाश डालिए। इतिहास के अंदर जो है अब्बासी वंश का जो है महत्वपूर्ण स्थान है। 750 ईस्वी में उमय्यद वंश की समाप्ति व अब्बासी वंश की स्थापना इस्लामिक राज्य के इतिहास में अपना विशेष महत्व रखती है। यानी कि उमय्यद वंश की समाप्ति 750 ईस्वी में जो इस वंश की समाप्ति हुई और इसके स्थान पर अब्बासी वंश की स्थापना हुई और यह जो है इस्लामिक इतिहास के अंदर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इन्होंने लगभग 2 शताब्दियों तक राज्य किया, यानी कि लगातार 2 शताब्दियों तक जो है अब्बासी वंश के शासक राज्य करते आए। अब्बासी पैगंबर मोहम्मद के चाचा अब्बास के वंशज थे। तो ये जो है अब्बास के वंशज थे जो पैगंबर मोहम्मद का चाचा था। इनकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र खुरासान था। तो जो अब्बासी वंश की मुख्य गतिविधियों का जो स्थान था वो खुरासान था। इन्होंने अपनी राजधानी बगदाद को बनाया और उन्होंने अपनी राजधानी जो है बगदाद को बनाया, बगदाद क्षेत्र को। अब्बासी शासकों ने मक्का व मदीना के लोगों को अधिक महत्व दिया। तो इस वंश के जो राजा हुए उन्होंने मक्का और मदीना के क्षेत्र को जो विशेष महत्व दिया, वहां के लोगों को विशेष महत्व दिया। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के इस्लाम को पुनः स्थापित करने की बात कही। तो पैगंबर मोहम्मद के द्वारा जो इस्लाम धर्म चलाया गया था उसको और ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए जो है उन्होंने और ज्यादा कोशिश की। अब्बासी काल में मुख्य परिवर्तनों का वर्णन इस प्रकार है, यानी अब्बासी काल के अंदर क्या क्या परिवर्तन हुए थे वे इस प्रकार है। राजनीतिक परिवर्तन, अब्बासियों ने उमय्यद विरोधी कबीलों को एकत्रित कर सत्ता प्राप्त की। यानी कि जो अब्बासी वंशज थे उन्होंने उमय्यद विरोधी कबीलों को, यानी कि जो उमय्यद वंश के विरोधी कबीले थे उनको इकट्ठा किया और जो है सत्ता प्राप्त की। उन्होंने मक्का व मदीना को विशेष महत्व दिया। अपने राजकाज के अंदर जो उन्होंने मक्का और मदीना के लोगों को, उन क्षेत्रों को विशेष महत्व दिया तथा पैगंबर मोहम्मद के परिवार के सदस्यों को सम्मान दिया। और इसके साथ साथ जो पैगंबर मोहम्मद के परिवार के सदस्य थे उनको बहुत ज्यादा महत्व दिया। यह सब कुछ राज्य की धार्मिक वैधता प्राप्त करने के लिए किया था। तो ऐसा जो है राज्य की धार्मिक कानूनी वैधता प्राप्त करने के लिए अब्बासी वंश के राजाओं के द्वारा किया गया था। सेना में सीरियाई सैनिकों की संख्या में कमी कर दी। उन्होंने अपने राज्य की जो सेना थी उसके अंदर सीरियाई सैनिकों को कम किया, ईरानियों की संख्या में बढ़ोतरी की। दूसरी तरफ जो है ईरानी सैनिकों के सेना के अंदर जो ईरानी सैनिक जो है ज्यादा मात्रा में लिए जाने लगे। राजधानी बगदाद से दूर दराज के क्षेत्रों में गवर्नरों की नियुक्ति की गई। तो उनकी जो राजधानी बगदाद थी उससे काफी दूरी के इलाकों के अंदर जो है अब्बासी वंश के राजाओं के द्वारा गवर्नर नियुक्त किए गए। सांस्कृतिक परिवर्तन, सांस्कृतिक दृष्टि से भी यह काल महत्वपूर्ण था, यानी कल्चर की दृष्टि से भी यह समय जो काफी महत्वपूर्ण था। अब्बासी काल इस्लामी संस्थाओं व विद्वानों को इसके द्वारा संरक्षण दिया गया। यानी कि कल्चर को जो है इस्लामी संस्थाओं के द्वारा, विद्वानों के द्वारा जो है कल्चर को महत्वपूर्ण संरक्षण दिया गया। दरबार व उनकी व्यवस्थाओं में नई वास्तुकला को महत्व दिया। दरबार के अंदर जो है नई वास्तुकलाओं को स्थान दिया गया। इसमें अरबी तत्व कम तथा ईरानी अधिक थे। तो इस कल्चर के अंदर जो अरबी तत्व का समावेश कम था, ईरानी तत्वों का समावेश ज्यादा था। धर्म का अधिक से अधिक समर्थन पाने के लिए उन्होंने पैगंबर मोहम्मद, उसके परिवार, कुरान इत्यादि को अधिक से अधिक लोकप्रिय करने के लिए कार्य किए। यानी कि धर्म के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा महत्व प्राप्त करने के लिए पैगंबर मोहम्मद को ज्यादा महत्व दिया, उसके परिवार के सदस्यों को ज्यादा महत्व दिया, कुरान को जो अत्यधिक महत्व दिया, यानी धर्म को ज्यादा
प्रभावशाली बनाया गया, ताकि जो अपने धर्म के माध्यम से अपने राज्य को जो ज्यादा प्रभावशाली, अब्बासी वंश के जो राजा अपने राज्य को ज्यादा प्रभावशाली बना सके। अब देखिए, खिलाफत के विघटन व संतलत के उदय के 3 कारण लिखो। यानी कि जिस तरह से अब्बासी काल का जो है उत्थान हुआ था, उमैयद वंश का जो है पतन हुआ था, इसी तरह जो है खिलाफत के विघटन और संतलत के उदय के क्या कारण थे। यानी एक का उदय हो रहा है, एक का पतन हो रहा है। अब देखिए, खिलाफत का विघटन तथा संतलत का उत्थान कोई अचानक उत्पन्न प्रक्रिया नहीं थी। यानी कि यह घटना जो है कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं थी, बल्कि ये जो है लंबे समय से इसकी प्रक्रिया चल रही थी, बल्कि इसकी परिस्थितियों का निर्माण काफी पहले से हो रहा था। बल्कि जो ये परिस्थितियां बन रही थी, यानी खिलाफत का विघटन की और संतलत का उदय की जो परिस्थितियां बन रही थी, ये जो है काफी लंबे समय से जो ये परिस्थितियां बन रही थी। इसके मुख्य कारण इस प्रकार हैं। अरब समर्थक समूहों व ईरानी समर्थक समूहों में झगड़ा अब्बासी काल के प्रारंभ में ही शुरू हो गया था। यानी अरब देशीय समर्थकों के अंदर, ईरानी देशीय समर्थकों के अंदर जो है आपस के अंदर जो झगड़ा अब्बासी काल के समय के अंदर शुरू हो गया था, यह निरंतर जारी रहा और लंबे समय तक जो है ये चलता रहा। अब्बासियों के विरोधी अरब समर्थकों में लगातार शामिल होते जा रहे थे। जो अब्बासियों के विरोधी जो है अरब समर्थकों में, यानी जो अब्बासियों के विरोधी जो है इसके अंदर जो है अरब समर्थकों के अंदर जो है शामिल होते जा रहे थे। इससे अब्बासी शासक कमजोर होते चले गए, जिससे क्या हुआ कि जो अब्बासी शासक थे उनकी स्थिति जो है कमजोर होती चली गई, यानी कि वे कमजोर स्थिति में पहुंच गए। विस्तृत साम्राज्य होने के कारण अब्बासी शासक उसे पूरी तरह से प्रशासित नहीं कर सके। यानी अब्बासियों का जो राज्य का विस्तार बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर फैला हुआ था और ये अब्बासी जो अपने साम्राज्य को अच्छी तरह से जो है नहीं सुरक्षित रख सके। राज्य का विस्तृत भूभाग होने की वजह से जो है इनका विघटन होता चला गया। यानी कि राज्य का क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा था, बहुत ज्यादा विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था अब्बासी, लेकिन वे अपने साम्राज्य को अच्छी प्रकार से न संभाल पाने की वजह से जो है इनका पतन होता चला गया, इनका जो है विघटन होता चला गया। अब्बासी वंश के कमजोर शासक भी विघटन के लिए जिम्मेदार थे। अब्बासी वंश के जो अयोग्य राजा थे वे भी जो है विघटन के लिए जिम्मेवार रहे हैं। शुरुआती शासकों को छोड़कर बाद के शासक अयोग्य थे। आरंभिक राजाओं को छोड़कर बाद के अंदर जो उसके उत्तराधिकारी हुए वे काफी कमजोर थे। उन्हें प्रशासनिक समझ नहीं थी, वे प्रशासन को अच्छी प्रकार से नहीं चला सके। वे ऐश्वर्यता व विलासिता में उलझे रहे। वे ऐश्वर्यतापूर्ण विलासितापूर्ण जीवन के अंदर जो उलझे रहे, उसके अंदर इस प्रकार का जो है विलासितापूर्ण अपना जीवन व्यतीत करते रहे। उनके गवर्नरों ने उनकी इस कमजोरी का लाभ उठाकर अपनी सत्ता स्थापित कर ली। जो दूर दराज के इलाकों के अंदर अब्बासी शासकों के द्वारा गवर्नर नियुक्त किए गए थे, उन्होंने जो उन कमजोर राजाओं की स्थिति का फायदा उठाया और अपने आप को मतलब वहां का सम्राट घोषित कर दिया, वहां का राजा घोषित कर दिया। इस तरह से जो है अब्बासी वंश का भी धीरे धीरे पतन होता चला गया। अब देखिए, खलीफा उमर ने इस्लाम के लिए कौन से कार्य किया। खलीफा धार्मिक गुरु होता है। उमर के द्वारा इस्लाम के लिए कौन कौन से कार्य किए गए। खलीफा उमर ने अबू बकर की विस्तारवादी नीति को जारी रखा। तो जो खलीफा था उसने भी जो अबू बकर की जो अपने क्षेत्र के विस्तार की नीति को जो है जारी रखा। उसने ईरान इराक पर पूर्ण नियंत्रण किया। ईरान इराक जो इलाके हैं उनके ऊपर उसने जो है अपना पूरा अधिकार कर लिया। पूर्वी रोमन साम्राज्य के अधिकतर हिस्सों पर अधिकार जमा। इसके बाद जो उन्हें पूर्वी जो रोमन साम्राज्य है उनके ऊपर भी जो अपना अधिकार क्षेत्र जमा लिया। इसी तरह वह उत्तरी अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों को भी अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया। और जो अफ्रीका के जो उत्तरी भाग के अफ्रीका के क्षेत्र है उनके ऊपर भी जो है उमर के द्वारा जो है खलीफा उमर के द्वारा मतलब उन क्षेत्रों के ऊपर भी अपना अधिकार जमा लिया। उसने उन कबीलों को भी कठोरता से नियंत्रण में लिया जो आंतरिक क्षेत्र में व्यवस्था को खराब कर रहे थे। तो उन कबीलों के ऊपर भी अपना कंट्रोल किया जो अंदर ही जो है उसकी स्थिति को खराब कर रहे थे। उमर ने राज्य की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए
स्पष्ट कर नीति अपनाई। तो उमर ने अपने राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कर की नीति अपनाई। उसने विस्तृत किए गए क्षेत्र से खराज वसूलना, यानी कि अपने इलाके के अंदर आने वाले जो क्षेत्र थे जिनके ऊपर उसका अधिकार था वहां से उसने टैक्स वसूला। अपने राज्य में गैर मुसलमानों से जजिया कर लिया। जो मुस्लिम लोग नहीं थे, गैर मुस्लिम लोग थे, उसके राज्य में रहते थे, उनसे जो है जजिया नामक कर लिया उसने। इसके बदले उन्हें सुरक्षा प्रदान की तथा इस बात का विश्वास दिलाया कि उनकी धार्मिक भावनाओं को किसी प्रकार से ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी। यानी कि जो जजिया कर लिया गया, मुसलमानों के अतिरिक्त दूसरे धर्म के लोग थे, और उनको यह विश्वास दिलाया कि आपको जो है कोई भी जो है कोई दूसरा राजा के द्वारा जो है किसी प्रकार का कोई जो है नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, और आपको जो है धर्म के मामले में भी जो है किसी प्रकार का कोई मतलब हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, लेकिन जो जजिया कर है, धार्मिक कर है, वो आप लोगों से लिया जाएगा। राज्य के विस्तार तथा आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ साथ उसने प्रशासन तंत्र को की ओर ध्यान दिया। यानी कि उसने आर्थिक स्थिति मजबूत की, इसके साथ साथ अपने राज्य की स्थिति को मजबूत करने के लिए उसने प्रशासन तंत्र यानी प्रशासनिक कार्यों को भी जो है मजबूत किया। उसने विभिन्न कबीलों के मुखियाओं को सभा बनाकर सलाहकार संस्था का निर्माण किया। उसने विभिन्न कबीलों की एक सभा बनाई जिसे जो है सलाहकार संस्था बनाई। मदीना व मक्का को राज्य का केंद्र मानकर अन्य क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित कर दिया। उसने मक्का और मदीना को विशेष महत्व दिया, और जो बाकी के इलाके थे उनके जो है प्रांतों के अंदर जो है विभाजित कर दिया, ताकि जो है प्रशासन अच्छी प्रकार से चलाया जा सके। इसके बाद है कि धर्म युद्धों के मुख्य परिणामों का वर्णन कीजिए। धर्म युद्ध के क्या कारण थे? ये प्रश्न जो मैं आपको जो है पहले वाली वीडियो में समझा चुका हूं कि धर्म युद्ध के क्या कारण थे। अब आते हैं धर्म युद्ध के परिणाम। भाई धर्म युद्ध हुआ, लेकिन इसके क्या परिणाम निकले ये देखिए। धर्म युद्धों के परिणाम इस्लाम, ईसाई व संपूर्ण विश्व के लिए महत्वपूर्ण रहे। जो धर्म युद्ध के परिणाम या प्रभाव वे इस्लाम के लिए, ईसाइयों के लिए या पूरे संसार के लिए महत्वपूर्ण रहे। इनका वर्णन इस प्रकार से है। धर्म युद्धों के कारण दोनों धर्मों इस्लाम व ईसाई के बीच तनाव की स्थिति बनी रही। यानी इन धर्म युद्धों की वजह से दोनों धर्मों के बीच जो है तनाव की स्थिति बनी रही, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के विरुद्ध अत्याचार व कठोर कार्रवाई की नीति अपनाई थी। क्योंकि दोनों धर्मों के लोगों ने जो एक दूसरे के विरुद्ध जो है कठोर नीति अपनाई थी, अत्याचार की नीति अपनाई थी। इस्लाम का धर्म व राज्य के रूप में यूरोप के क्षेत्रों में विस्तार हुआ। तो इस्लाम का जो है धर्म के रूप में, राज्य के क्षेत्र के रूप में यूरोपीय क्षेत्रों के अंदर जो इसका फैलाव हुआ, यह जो है यूरोपीय क्षेत्रों के अंदर फैला। ईसाई धर्म के अनुयायी इसे रोक नहीं सके। जो ईसाई धर्म को मानने वाले थे वे इस्लाम को जो है यूरोपीय क्षेत्रों के अंदर रोक नहीं सके, परंतु विस्तार क्षेत्र समीप अवश्य हुआ। लेकिन कोशिश करने से उनका जो विस्तार जो है मतलब जो आपका इस्लाम का जो विस्तार उन क्षेत्रों के अंदर ज्यादा नहीं हो पाया। जेरूसलम व वेबलहेम विश्व में विवाद के नए क्षेत्र बन गए। जेरूसलम व वेबलहेम जो है विश्व में जो है एक विवाद के नए मुद्दे बने। यह विवाद इन युद्धों के बंद होने के 8वीं शताब्दी बाद भी जा रहे हैं। यानी कि ये धर्म युद्ध चलते रहे, बंद भी हो गए, लेकिन ये दोनों क्षेत्र जेरूसलम और बेबलहेम ये जो है 8वीं शताब्दी के अंदर भी जो है मतलब विवाद का एक मुख्य विषय रहे। दोनों धर्मों की जनता शासक व धर्मोन्मुखों की युद्ध नीति से बहुत दुखी है। तो दोनों धर्मों के लोग जो है उन धर्मों का जो धर्म युद्ध करवा रहे थे, धर्म गुरु थे, उनकी नीति से जो है बहुत ज्यादा परेशान थे। इन युद्धों के दौरान भी पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार जारी रहा। जब युद्ध चल रहा था तो उस टाइम पर भी जब पूर्वी देशों और पश्चिमी देशों के बीच में आपस में युद्ध होते हुए भी जो है व्यापार चलता रहा। इटली व अरब देश के व्यापारी निरंतर व्यापार करते रहे। यूरोपीय देश, अरबीय देश जो आपस में जो है लगातार व्यापार चलता रहा। उनके बीच में किसी भी सेना ने उनके कार्यों को बाधित नहीं किया। यानी कि किसी भी सेना के द्वारा, चाहे वो इस्लामिक सेना चाहे ईसाई सेना है, इस व्यापार को जो है बाधा नहीं डाली इसके अंदर, क्योंकि ये व्यापारी ही दोनों सेनाओं को आर्थिक सहायता देते थे। क्योंकि ये व्यापारी लोग थे, ये जो है इन सेनाओं को जो आर्थिक रूप से सहायता देते थे। इस्लामिक राज्य में कृषि की अर्थव्यवस्था की जानकारी दी।
इस्लामिक राज्य में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। तो इस्लामिक राज्य के अंदर जो लोगों का मुख्य कार्य था वो खेती बाड़ी था। राज्य स्थापना से पहले अरब क्षेत्र में कृषि तुलनात्मक कम विकसित थी। यानी कि राज्य की स्थापना से पहले, यानी राज्य बनने से पहले अरबीय देशों के अंदर जो कृषि जो है ज्यादा विकसित नहीं थी, तथा मरुस्थलीय क्षेत्र में सीमित क्षेत्र में पानी की उपलब्धता थी। मरुस्थलीय क्षेत्र था, वहां जो है पानी बहुत ही कम मात्रा में मिलता था, जबकि नए विजित क्षेत्रों में स्थिति बेहतर थी। लेकिन जो दूसरे जीते हुए क्षेत्र थे वहां पर जो है स्थिति अच्छी थी। प्रारंभिक तौर पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। जो जीते गए क्षेत्र थे आरंभ में उनके अंदर किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों के बदलने से स्थिति अवश्य बदल गई। जैसे जैसे राजनीतिक गतिविधियां बदली वैसे वैसे जो है प्रशासनिक भूमि से संबंधित गतिविधियां भी जो है बदली। भूमि का स्वामित्व। इस्लामिक राज्य की स्थापना के समय अरब क्षेत्र में जमीन के मालिक कृषक थे। यानी कि इस्लामिक राज्य की जब स्थापना हुई उस समय जो है अरब क्षेत्रों के अंदर जमीन के जो मालिक थे किसान थे। इनमें किसी के पास जोत क्षेत्र बड़ा था, किसी के पास खेतों का आकार बड़ा था, तो किसी के पास छोटा था, तो किसी के पास जो है छोटे आकार के खेत थे। ईरान व इराक क्षेत्रों में जमीन बड़ी बड़ी इकाइयों में विभाजित थी। ईरान के अंदर, इराक के अंदर जो जमीन बड़े बड़े क्षेत्रों में विभाजित थी। इनमें मालिक किसानों से कृषि करवाते थे। इनके अंदर जो मालिक होते थे वे किसानों से खेती बाड़ी करवाते थे। इस्लाम के उदय के बाद अरब क्षेत्र में पशुचारण को कम महत्व देकर कृषि व्यवस्था पर जोर दिया गया। तो जैसे ही इस्लाम का उदय हुआ तो अरबीय देशों के अंदर जो है पहले पशुचारण को ज्यादा महत्व दिया जाता था, लेकिन इस्लाम के बाद जो इसको महत्व कम दिया गया और खेती बाड़ी की व्यवस्था पर ज्यादा जोर दिया गया। विभिन्न खलीफाओं व शासकों ने यह जमीन साम्राज्य के विशिष्ट वर्ग के लोगों को दे दी। तो जो खलीफा थे, शासक वर्ग थे, उन्होंने जो है जो साम्राज्य की जो जमीन थी वो जो है विशिष्ट वर्ग के लोगों को जो है सौंप दी। भू राजस्व की नीति, यानी टैक्स वसूल करने की नीति। इस्लामिक राज्य की स्थापना के बाद भू राजस्व के बारे में विशेष नीति को अपनाया। यानी जैसे इस्लामिक राज्य की स्थापना हुई, भूमि से संबंधित टैक्स के बारे में जो है नई नीति को अपनाया। राज्य की आय बढ़ाने के लिए संपूर्ण विजित क्षेत्रों को कर के दायरे में लाया गया। यानी कि राज्य की आय को बढ़ाया जाए, इस तरह से जो इलाके जीते गए थे उनके ऊपर जो है टैक्स लगाया गया। जिस जमीन को राज्य ने विशिष्ट लोगों को दिया था उन पर निश्चित किया गया। यानी कि जो विशिष्ट वर्ग के लोगों को जमीन दी थी उसके ऊपर जो है भू कर व लगान जो है निश्चित किया गया। कर एकत्रित करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की जाने लगी। यानी कि भूमि कर को इकट्ठा करने के लिए जो है सरकारी कर्मचारी नियुक्त किए जाने लगे, यानी राज्य के जो कर्मचारी थे वे नियुक्त किए जाने लगे। परंतु इन अधिकारियों को वेतन नहीं बल्कि राजस्व से कमीशन के रूप में एक हिस्सा मिलता था। इन्हें जो है वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि जो वे टैक्स वसूल करते थे उनमें से एक हिस्सा जो है इनको दे दिया जाता था। कृषि प्रयोग। राज्य के स्थायित्व व कृषि में खुशहाली लाने के लिए, राज्य को स्थायी रूप प्रदान करने के लिए, खेती बाड़ी में सुधार लाने के लिए कृषि के संदर्भ में कुछ प्रयोग किए गए। इसके संदर्भ में, खेती बाड़ी के संदर्भ में कुछ नए नए जो एक्सपेरिमेंट किए गए, प्रयोग किए गए, जिन प्रयोगों के परिणाम स्वरूप सकारात्मक रहे और इसके जो परिणाम निकले वे सकारात्मक निकले, अच्छे निकले, उन्हें जारी रखा गया। यानी कि जिनके परिणाम अच्छे निकले उनको जारी रखा गया। जैसा राज्य द्वारा सिंचाई प्रणाली के विकास के लिए बांधों का निर्माण करना। जैसे अपने राज्य के अंदर सिंचाई करवाने के लिए जो है बड़े ये बांध बनाए गए, इसके परिणाम अच्छे निकले हैं, बांधों से जो है सिंचाई की गई, तो इसे जो है इनको जो है लगातार जारी रखा। अब देखिए आपका स्थापत्य की इस्लामिक शैली से आप क्या समझते हैं। इस्लाम की धर्म के रूप में स्थापना के कुछ ही दिनों बाद एक अलग तरह के भवनों का निर्माण प्रारंभ हो गया। तो इस्लामिक राज्य की स्थापना के कुछ समय के बाद जो है भवनों के निर्माण का प्रचलन आरंभ हो गया। 10वीं शताब्दी तक इसकी शैली उभर कर सामने आने लगी। धीरे धीरे जो है 10वीं शताब्दी तक जो है भवन निर्माण कला शैली जो है बहुत ज्यादा मात्रा में उभर कर सामने आने लगी, जो विश्व के एक विस्तृत क्षेत्र में देखी जा सकती है। और यह शैली जो संसार के एक बहुत बड़े दायरे के अंदर देखी जा सकती थी। ये भवन स्पेन से मध्य एशिया तक या फिर भले ही अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्रों में क्यों न हो, यानी कि यह भवन चाहे वर्ल्ड के किसी भी क्षेत्र के अंदर क्यों न हो, इनमें बनावट के तौर तरीके कहीं न कहीं समानता अवश्य थी। तो इनके बनावट के तरीकों के अंदर चाहे वो अफ्रीका का, चाहे स्पेन का, चाहे
अरबीय देशों का इनकी बनावट के अंदर कुछ समानता दिखाई देती थी। ये भवन सार्वजनिक, आवासीय, धार्मिक, व्यक्तिगत या व्यवसायिक सभी प्रकार के थे। और इन भवनों के अंदर सार्वजनिक भवन, धार्मिक भवन, आवासीय या जो है व्यवसायिक यानी व्यवसाय से संबंधित भवन, इस सभी प्रकार के भवन इसके अंदर जो शामिल किए गए थे। इन भवनों को सजाने, चमकाने तथा आकर्षण बनाने के लिए एक निश्चित व्यवस्था मुस्लिमों द्वारा अपना ली गई। यानी इन भवनों को सजाने के लिए, चमकाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए एक निश्चित व्यवस्था जो है मुस्लिम लोगों के द्वारा जो अपना ली गई। प्रारंभ में पत्थरों व ईंटों से को तराश कर, शुरू में क्या किया कि जो पत्थर थे, ईंट थे, इन्हें तराशा गया। विभिन्न प्रकार के डिजाइन बनाए गए, विभिन्न तरह के जो है डिजाइन भवनों के बनाई गई। भवनों की सुंदरता बढ़ाने के लिए नए तरीके अपनाए गए। और भी ज्यादा भवनों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए नए नए मेथड अपनाए गए, नए नए तरीके अपनाए गए। पहला, ज्यामितीय आकृतियों जैसे त्रिभुज आकार के, चतुर्भुज आकार के, ये जो है इसको ज्यादा महत्व दिया गया। अरबी भाषा में इस शैली को अरबेशक कहा जाता है। यानी त्रिभुजी आकार के, चतुर्भुजी आकार के अरबी शैली के अंदर जो है इसे जो है अरबेशक कहा गया। दूसरा, कुरान की आयतों, पंक्तियों को इमारतों पर, यानी कि जो पंक्तियां हैं उनको जो इमारतों के ऊपर जो उकेरा गया, फिर उन पर लिखावट की गई। इसके बाद वनस्पति व पशु पक्षियों के चित्रों को दीवारों, इसके बाद जो है पशुओं के, जीव जंतुओं के जो है चित्रों को जो फर्शों के ऊपर, दीवारों के ऊपर, छतों के ऊपर बनाया जाने लगा। आंतरिक सौंदर्य के लिए, अंदर के सौंदर्य के लिए जो है पर्दों का प्रयोग किया गया, गलीचों का प्रयोग किया गया, हाथी दांत की चीजें बनाई गई, चमड़े की विभिन्न वस्तुएं व आकृतियों को प्रयोग में ला गया। यानी कि इन चीजों की बहुत सी आकृतियां बनाई गई आंतरिक सजावट को दर्शाने के लिए। कुछ समय बाद लोक कहानियों व परंपराओं को भी विशेष चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करने की कला भी प्रचलन में आई। कुछ समय के बाद क्या हुआ कि वहां जो लोक कहानियां प्रचलित हुई थी उनको जो है चित्रों के माध्यम से जो है भवनों के अंदर, इमारतों के अंदर दर्शाया जाता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भवनों की एक शैली को बनाया जाता था। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि उस समय के अंदर भवनों को लगभग एक शैली के अंदर अपनाया जाता था, बनाया जाता था, जिसे इस्लामिक शैली कहा जाता था। और इस शैली को जो है इस्लामिक शैली कहा जाता था या इस्लामिक शैली का नाम दिया गया। तो बच्चों, आज आपके सामने जो है 4 नंबर के 6 क्वेश्चन करवा दिए हैं। ये 4 का चैप्टर लगभग जो आपका कंप्लीट हो गया। 2 नंबर के जो क्वेश्चन बचते हैं वो आप लॉन्ग क्वेश्चन करोगे, 4 नंबर वाले क्वेश्चन करोगे तो ये अपने आप उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। सभी बच्चों ने अच्छी तरह याद करने हैं। धन्यवाद।